हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपका 11 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। मतलब अब ये देखो कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप एक नई ब्रांच या नई शाखा के बारे में पढ़ोगे, जैसे जैव तकनीकी के सिद्धांत तथा प्रक्रम। सबसे पहले देखो, ये जो वर्ड है बायोटेक्नोलॉजी, ये दो उससे बना हुआ है। बायो मतलब जीव विज्ञान जो अपन पढ़ते हैं, और दूसरी है टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक। तो इसमें बायोलॉजी के साथ जो अपन कभी कभी होता भी है, कई बायो वाले बच्चे उनकी फिजिक्स अच्छी नहीं होती तो कहते हैं हम क्यों पढ़ते हैं फिजिक्स इसमें। तो ये इसीलिए है कि हमें बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री का और फिजिक्स का, इसकी भी स्टडी होनी चाहिए, ताकि हम ये ऐसी जो ब्रांच हैं, ऐसी जो शाखाएं, उनमें भी हेल्प कर सके। तो ये एक नई शाखा है या नई ब्रांच है, जिसे अपन बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन में आपके जो बुक है, उस बुक में कुछ स्पेशल डेफिनेशन दी हुई है। एक तो दी हुई है EFB की। EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है एक तरह की संस्था है, और जिसे अपन जैव तकनीक का यूरोपियन फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जैव रसायन, सूक्ष्म जीव, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, इन सब जो शाखाएं हैं, इन सबको अगर हम इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव की सहायता से अगर कुछ चीजें का निर्माण करते हैं, तो वो जो शाखा है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? जैव तकनीकी। ठीक है। तो जैसे इसमें इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या यूज कर रहे हो। इसमें आपके पास में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और वो ब्रांचेज मिलके जो है नई चीजों को बना रही है। एक इसमें और डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीव, कोशिकीय घटक का लाभकारी उपयोग के लिए नियंत्रित उपयोग, ये दी थी US राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। इन्होंने भी कहा कि हम मॉलिक्यूलर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे अपन बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हैं, उनकी सहायता से हम ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं, और उसको जिस कैटेगरी या जिस ब्रांच में की जाती है, वही ब्रांच क्या कहलाती है? बायोटेक्नोलॉजी। तो इंग्लिश में मैंने आपको इसमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है कि किस तरह से EFB की अक्सर जो है ये EFB वाली डेफिनेशन इसमें पूछी जाती है। इसके बाद में आप देखो कि ये बायोटेक्नोलॉजी की मैंने दे रखी है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी को अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए, इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है आपका, एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन है, जीन थेरेपी है, आजकल जो अलग अलग टेस्टिंग होते हैं, और फिर हम अलग अलग तरीके के फूड बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। एनवायरनमेंट में भी ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम में ली जाती है। एग्रीकल्चर में भी नई नई क्रॉप्स हैं जो इसके थ्रू बनाई जा रही हैं। फिर उसके बाद में अगर हम केमिकल देखें, तो हम बहुत सारे एंजाइम्स इसके थ्रू बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास में ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि हम काम में लेते हैं, उपकरण काम में लेते हैं, तो वो भी जो है हम इस ब्रांच के थ्रू यहाँ पर बना सकते हैं। तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं, और ये सारे के सारे जो यूजेज हैं, ये किसके लिए हैं? फ्यूचर के लिए। इसलिए जो है ये एक तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक तकनीक है, और आजकल इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसके बाद में देखो, अपन थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले हम इसको यूज नहीं करते थे, हम पुराने जमाने में भी इस तकनीक को यूज करते थे, लेकिन इतना एग्जैक्ट इसका हमें पता नहीं था। जैसे आज दही जमाते हैं या और कोई अचार वगैरह बनाए, तो इन सब में हम इन चीजों का जो है यूज करते थे। अब जैसे फिर धीरे धीरे अगर हम वैसे देखें तो विभिन्न प्रकार के
जो है केमिकल्स बनाए जाते हैं, एसीटोन है, ब्यूटेनॉल है, इन सबको बनाया जाता है। फिर उसके बाद में अगर अपन स्टार्टिंग में देखें तो सबसे पहले 1919 में ये जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसने दिया था? कार्ल इरेकी ने। और इसीलिए इनको अपन फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो ये वाला भी आपने कई बार नाम सुना होगा, पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी के उसमें है। फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें, अब जैसे डीएनए है तो डीएनए मॉडल को बनाया गया था, और ये बनाया था वॉटसन क्रिक में, आपने 11th में पढ़ा है। फिर उसके बाद में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी यहाँ आगे आएगा, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आर्बर स्मिथ तो इन्होंने बनाया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि अपने पास में स्टैनले कोहेन, और इन्होंने जो है रिकॉम्बिनेंट, यहाँ जो आर डीएनए दिया हुआ है, आर डीएनए मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और यही यूज किया जाता है। तो ये 1973 में, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, 1973 में स्टैनले कोहेन और एनी चांग, रॉबर्ट हेलिंग, रॉबर्ट बॉयर, हालांकि कोहेन और बॉयर का नाम ज्यादा आता है, इन्होंने सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद में देखो 72 है, इस 72 में इनसे पहले पॉल बर्ग ने जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इन विट्रो यानी कि लैब के अंदर बनाया था। तो ये भी एक यहाँ पर इसके लिए पॉल बर्ग हैं, इनको भी जो है टेलरिंग ऑफ डीएनए कहा जाता है, तो इन्होंने ये काम किया था। फिर उसके बाद में देखो 1983 में जो है सबसे पहले, अगर अपन प्लांट की बात करें तो यहाँ पे मॉडिफाइड टैबेको यानी कि रूपांतरित तंबाकू को बनाया गया था। और फिर उसके बाद में इस तंबाकू के अंदर जो है इस वैरायटी को रेजिस्टेंट किया था, यानी कि ऐसी बीमारी है जिससे कि इसको प्रतिरोधकता क्षमता दी गई थी। फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम और है जो आगे भी आपके आएगा, वो है कैरीमुलिस। कैरीमुलिस ने 1983 में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की स्टडी की थी, और इन्होंने बहुत कम समय में जो है क्लोन बनाए थे डीएनए के। इसलिए ये यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका इम्पोर्टेंट है, वो आपकी बुक्स में भी है कहीं कहीं, तो आप उसको अच्छी तरीके से कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसमें अपन विशेष प्रकार की एक स्ट्रक्चर को लेते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अगर अपन बैक्टीरिया देखें ई कोलाई, तो उसमें आपको जो मेन जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा एक आपको स्पेशल और स्ट्रक्चर मिलेगी डीएनए की, और वो सर्कुलर होगी, वृत्ताकार होगी, जिससे अपन कहते हैं प्लाज्मिड। और इसी प्लाज्मिड की सहायता से अपन जो है अलग अलग जो कैरेक्टर हैं, जीन है या जो वांछित लक्षण है, उनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, आपको ये प्लाज्मिड की मैं एक डायग्राम बता रही हूँ जिसमें आपको दिख रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि इसमें एक विशेष पॉइंट होना चाहिए जिसकी सहायता से हम कोई भी चीज अगर इसमें जोड़ना चाहें तो वो आसानी से यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको रेप्लिकेशन मतलब होता है प्रतिकृतिकरण, यानी कि किसी नए डीएनए को यहाँ पर बनाना। फिर उसके बाद में अपने पास में एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि सबसे पहले जो आरडीएनए है, वो आरडीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो बनाया था साल्मोनेला टाइफीफ्यूरियम। ये एक बैक्टीरिया है और इसका उपयोग किया गया था, और इसके अंदर भी जो प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में भी वो भी गोल होता है और उसमें भी प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक प्रतिरोधी
कड़ी ये पाई जाती है, जिससे कि हम ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी के लिए ने जो स्टैनले कोहने और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में इसको बनाया था। अब देखो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हम दूसरा और कह सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं वाहक। वाहक क्या होता है, जैसे अगर आपको यहाँ बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हमें मलेरिया होता है, तो वो मलेरिया किससे होता है, वो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम से। लेकिन उसको लाने और ले जाने का काम कौन करता है, वो करते हैं एनोफ्लिस। तो एनोफ्लिस क्या हो गया, यहाँ वेक्टर हो गया, वाहक हो गया। ऐसे ही हम इस प्लाज्मिड को भी एक वेक्टर की तरह यहाँ पर काम में लेते हैं, जिसमें कि हम अपने वांछित जीन को जोड़कर इसके सहायता से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद में देखो कि जो ई कोलाई, इश्रिया कोलाई बैक्टीरिया, आपने कई बार नाम सुना होगा। ये जो है बैक्टीरिया, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे काम में लिया जाता है, और इससे हम जीन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और इससे हम बहुत सारी प्रतियां या इसकी फोटोकॉपी भी बना सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। तो क्लोनिंग करके हम अपने वांछित जीन की बहुत सारी कॉपियां बना सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद में अब देखो नेक्स्ट जो आपके बुक में टॉपिक है, वो ये जो पूरी तकनीक है, इस प्रोसेस में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो उसमें जो सबसे पहले आता है, वो आता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये एंजाइम इसको अपन और भी कह सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, यानी कि ये किसी भी चीज को, या मतलब जो डीएनए है उसको काटने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो गई। और ये जो है थोड़ा सा ये मान के चलिए कि इसका जो डिस्कवरी है, वो डिस्कवरी सबसे पहले स्टुअर्ट लिन और वर्नर आर्बर ने 1963 में की थी। और इन्होंने 2 तरीके के एंजाइम निकाले थे इश्रिया कोलाई से। और ये जो 2 थे, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस था कि एक जो एंजाइम था वो तो मिथाइलेटेड डीएनए था, जो कि जोड़ने का काम करता था, और दूसरा था जो नॉन मेथिलेटेड एंजाइम, जो कि डीएनए को जगह जगह पर काटता था। तो इस तरीके से इन्होंने पहले जो जोड़ने वाला था उसको तो मिथाइलेज एंजाइम का, और जो दूसरा था उसको उन्होंने रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधित एंजाइम नाम दिया। और ये जो है स्पेशल जगह यहाँ पर काटता है। और ये जो स्पेशल जगह है, इस स्पेशल जगह को अपन क्या बोलते हैं, पैलिएंड्रोम। देखो एक वर्ड होता है पैलिएंड्रोम। पैलिएंड्रोम मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे आपको डीएनए का दिख रहा है, एक पे तो GAATTC, और उसके अपोजिट आप देखोगे तो अगर राइट से पढ़ते हो तो अगली आप लेफ्ट से पढ़ोगे तो वही सीक्वेंस आपको मिलेगा GAATTC। तो ये जो आपको कटता हुआ दिख रहा है, तो ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ऐसी जगह से काटता है जहां पर कि दोनों जगह सीक्वेंस कैसा हो, एक जैसा। जैसे अपन अगर हिंदी में भी देखें या कोई वर्ड देखें, जैसे मलयालम है, कनक है, तो इस तरह के वर्ड होते हैं। तो उसी तरीके से डीएनए में वो साइट जहां पर कि दोनों एक जैसी चले, राइट और लेफ्ट में डिफरेंट करके, तो ऐसी साइट को हम क्या बोलते हैं, पैलिएंड्रोम साइट। और इसी पर जो है ये एंजाइम काम करता है। अब देखो ये जो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये न्यूक्लियस एंजाइम भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस और एक होते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से होते हैं, जो किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को बीच में से काटते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख भी रहा है। अगर बीच में से काटते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस, और अगर बाहर से काटते हैं तो हम उसे बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। तो इस तरीके से इसकी प्रकृति के काटने के हिसाब से इसको 2 तरीके से बांटा गया है। अब इसके बाद में अपन अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अलग किया था वो किसने किया था, H.O. स्मिथ, K.W. विलकॉक्स और T.J.
कैलरी ने। इनने फर्स्ट न्यूक्लियस, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, इन्होंने निकाला था और वो किसमें से निकाला था, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजाe, ये एक बैक्टीरिया है जिससे जुकाम होता है, तो उस बैक्टीरिया से इन्होंने इसमें निकाला था और इसको नाम दिया था हिंड सेकंड। और ये जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये स्पेशल जो पॉइंट्स हैं उन पे कट करता है और वो कहलाता है 6 बेस पेयर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दे भी रखे हैं कि यहाँ पे GT है, फिर उसके बाद में पायरिमिडीन है, फिर दूसरी तरफ पायरिमिडीन दोनों हो सकते हैं, चाहे T हो चाहे C हो, फिर प्यूरिन है, प्यूरिन में भी आपका A भी हो सकता है और यहाँ पे G भी हो सकता है, और फिर उसके बाद में AC, तो यहाँ पे कट करेगा। और अगर जो सेकंड वाला है तो उसमें आपको दिख रहा है CA है, फिर उसके बाद में प्यूरिन A भी हो सकता है, G भी हो सकता है, फिर उसके बाद में पायरिमिडीन T भी हो सकता है, C भी हो सकता है, फिर उसके बाद में T और G। तो इस तरीके से ये 6 पेयर पर कट करने का काम करता है। जबकि अभी अपन ऐसे ही देखो, मैं आपको इसका EcoRI रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है पैलियोंड्रम साइट पे कट करता है। यहाँ पे GATTC और नीचे आप देखोगे CTTAAG, इस पे कट करता है और कट करने पर एक DNA 2 स्ट्रैंड में बदल जाता है। तो ये कहलाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसका, E. coli बैक्टीरिया का। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका नाम कैसे रखा जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल में बता रही हूँ कि जैसे EcoR फर्स्ट, अब हालांकि अपन इसको EcoRI बोल देते हैं, जबकि ये है EcoR फर्स्ट, यानी कि ये अगर इसको अपन डिवाइड करें या नोमेनक्लेचर इसकी करें तो ये किसका बना हुआ है, पहली तो जीनस यानी एशिया, ये बैक्टीरिया है, और फिर उसकी स्पीसीज है कोलाई, स्ट्रेन R जो क्या है वो स्ट्रेन का है, फिर उसके बाद में ऑर्डर आइसोलेटेड है वो है फर्स्ट, तो पहला निकाला था इसलिए इसका नाम फर्स्ट है। वैसे ही हिंड थर्ड है, तो हिंड में सबसे पहले H है, H मतलब हीमियोफिलिस, अभी मैंने आपको जो बैक्टीरिया बताया था फर्स्ट, तो इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से निकले थे एंजाइम, तो ये है हिंड थर्ड का। तो सबसे पहले जीनस का नाम है हीमियोफिलिस, फिर उसके बाद में स्पीसीज का नाम है इन्फ्लुएंजाe, फिर स्ट्रेन अगर अपन देखते हैं तो D, और ऑर्डर आइसोलेटेड यहाँ पर क्या है, थर्ड। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे लेते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वो है बैम H फर्स्ट, बैम B मीन्स बैसिलस, ये भी एक बैक्टीरिया हो गया। फिर AM है एमाइलो जो इसकी स्पीसीज है, H इसका स्ट्रेन है और फर्स्ट इसका ऑर्डर आइसोलेटेड है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो इसकी रिकॉग्नाइज साइट भी दे रखी है कि ये कहाँ कहाँ पर इसको काटता है। तो आज अपन ने इसका फर्स्ट कर लिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बाद में आगे जो इसमें इस प्रोसेस में जो जो काम में आएंगे उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।